We'll start in a minute. I'm just waiting for others also to join in. In the meantime, please switch on your videos. Okay, switch on your video. Abhay Shukla, please switch on your video. Okay, so we'll start with revising the alternating current today. Okay, this was one of the chapters most of the students said they need revision on, and we couldn't do it before the pre-board because of time limitation. So now let's start doing this one. Okay. So the first question, you have to answer the questions when I ask you, right? That is the best way to revise. How is alternating current different from direct current? डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस होता है बताइए. ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस होता है? ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. अभय शुक्ला अपना वीडियो ऑन रखिए. क्या डिफरेंस होता है डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग में? देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट वो है जिसको हम एसी भी बोलते हैं, राइट? सो इसकी क्या खासियत होती है? इट चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली. ये पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन बदलता है, ठीक है. और जो डायरेक्ट करंट है, इट डज नॉट चेंज डायरेक्शन. ठीक है. तो अब मैं प्लॉट करूंगा करंट को. ओके, सो दिस इज करंट एंड दिस इज टाइम. ओके, अब आपको बताना है कि वो डायरेक्ट करंट है या ऑल्टरनेटिंग करंट है. व्हाट इज दिस? इज दिस डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट? बताइए, ये डायरेक्ट करंट है या ऑल्टरनेटिंग? बेटा कुछ तो जवाब दोगे तो ही पढ़ाई हो पाएगी ना. निखिल भास्कर, आपका वीडियो ऑफ है. निखिल एंड भास्कर, स्विच ऑन योर वीडियोस. बताइए, ये डायरेक्ट करंट है या एसी है? ये सर एसी. ये एसी है, ठीक है. अब बताइए, ये क्या है? एसी है या डीसी? somebody
अभय शुक्ला, आप बताइए। ये एसी करंट है जो मैंने रेड में ड्रॉ किया है, या डीसी करंट है? सर डीसी। किस लिए है डीसी? देखिए ये क्या है, टी से ऊपर ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। ये कभी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एक डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, मान लीजिए ये डायरेक्शन है, तो कभी ये ऐसे जा रहा है और कभी ऐसे जा रहा है, तो ये एसी करंट है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही है। अब ये बताइए ये कैसा करंट है? ये एसी करंट है या डीसी करंट है? क्या ये डायरेक्शन बदल रहा है? क्या ये करंट डायरेक्शन बदल रहा है? बेटा एक पहले ही क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाएंगे तो हम कहां तक रिवाइज करेंगे? अभय, भास्कर, निखिल, सोहेल, आप सबके वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन रखिए बेटा। क्या ये डायरेक्शन बदल रहा है? देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पूरे टाइम ही तो पॉजिटिव में रह रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट करंट कहलाएगा। ठीक है, मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि नॉर्मली स्टूडेंट्स में एक कंफ्यूजन होता है, उनको ये समझ आता है कि अगर कोई भी करंट ऐसा दिख रहा है तो बस वही एसी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें मतलब है कि क्या वो डायरेक्शन बदलता है या नहीं। ठीक है ना? तो अब ये जो करंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है? यस। एसी है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, कभी ये पॉजिटिव साइड में है, कभी नेगेटिव साइड में है। ठीक है, अब प्योर एक टर्म कई बार हम यूज करते हैं, प्योर डीसी। ठीक है, प्योर डीसी क्या चीज होती है? प्योर डीसी तब होती है जब ना उसकी डायरेक्शन बदले और ना ही उसकी मैग्नीट्यूड बदले। ऐसा करंट हम कैसे बनाते हैं? ऐसे। यस सर। ये होता है प्योर डीसी। लेकिन अगर करंट ऐसा भी है, लाइक दिस, इट इज स्टिल अ डीसी, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पे है पूरी समय। और उसी तरीके से ये करंट क्या है? ये भी डीसी ही है, क्योंकि ये पूरे टाइम नेगेटिव है, डायरेक्शन बदली नहीं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो हाँ, लेकिन ये प्योर डीसी नहीं है, केवल डीसी है। अगर प्योर डीसी होता नेगेटिव साइड में तो वो कैसा दिखता? एक स्ट्रेट लाइन दिखती है ऐसे। ये भी प्योर डीसी है, क्योंकि ना इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना ही डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, एसी चैप्टर है, ये हमने डीसी के बारे में जितने भी हमने करंट अभी तक पढ़े इससे पहले, तो हम कैसे पढ़ते थे? एक ऐसा सोर्स लगाते थे उसमें। ये क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक बैटरी बनाते हैं। और बैटरी क्या होती है जो आप घर में यूज करते हैं, सेल्स या बैटरीज, वो होती है डीसी की। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट, और ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, इन योर सर्किट डायग्राम्स अगर ऐसा दिखाएं तो समझ लीजिए एसी फ्लो कर रहा है, और अगर ऐसा कुछ दिखाएं
तो इसका मतलब डीसी फ्लो कर रहा है. Okay. Okay, let's move forward. Write the expression for the alternating voltage source output and also give it simple. ठीक है, symbol. तो इसमें मैं क्या पूछ रहा हूं कि एक्सप्रेशन क्या होता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स आउटपुट का. आई एम आस्किंग फॉर अ स्टैंडर्ड आंसर. ओके, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड आंसर जो हम यूज करेंगे पूरी बुक पूरे चैप्टर में, वो क्या है, केवल वो बताना है आपको मुझे. एनीबडी रिमेंबर्स? हम क्या मान के चलते हैं कि जो एसी सोर्स है वो हमें किस तरह का आउटपुट दे रही है? प्योर साइनोसॉइडल आउटपुट दे रही है. प्योर साइनोसॉइडल. प्योर साइनोसॉइडल का मतलब कि ये जो हम टाइम प्लॉट करेंगे टाइम के अगेंस्ट करंट को या वोल्टेज को, मान लीजिए यहाँ वोल्टेज का प्लॉट है, तो ये क्या होगा, एक साइन वेव होगी. ठीक है, ये एक साइन वेव है. तो इसका जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं v इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू v m, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, जो इसकी पीक पे वैल्यू है. ये इज Vm साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, ये प्लस फाइव कई बार जीरो मान लेते हैं तो नहीं भी लिखते, लेकिन ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन. इसमें ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी. वेरी गुड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. यस सर. ठीक है, तो ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे कीवर्ड जो याद आपको रखना है वो है एंगुलर. ठीक है, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन कहाँ मैंने देखा है कि एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी और एक होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को यूजुअली स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स और साइकिल्स पर सेकेंड, और ओमेगा की एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है रेडियंस पर सेकेंड. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आधे बच्चों के क्वेश्चन इसी कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं इसी के, कि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में उसको लिखाते हैं और पूरी कैलकुलेशन गलत होती चली जाती है. ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिए. जो Vm है वो मैक्सिमम वैल्यू, इसके लिए कई वर्ड यूज होते हैं. पीक वोल्टेज, जो Vm है, it could be called peak voltage, it could also be called amplitude या वोल्टेज एम्पलीट्यूड. ओके, वोल्टेज एम्पलीट्यूड दोनों का एक ही मतलब है. ओके, एम मींस मैक्स हियर, बट बोलते पीक है, मैक्सिमम नहीं बोलते. यूजुअली बोल सकते हैं, बोलते नहीं है यूजुअली. ओके, और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सोर्स का मैं बता चुका हूं, ये होता है. इसको ऐसे कनेक्ट किया हुआ है तो ये सिग्नल होता है. ठीक है, एक सर्कल बना के अंदर एक साइन वेव बना दी. इन अ हाउस, if a house is supplied with AC voltage, its peak voltage is, okay, peak voltage is 300 volt and the frequency is 50 hertz.
राइट द एक्सप्रेशन फॉर एसी वोल्टेज। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा क्या होता है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, फाई इज 0 इन दिस केस। ठीक है, तो अब वैल्यूज लिख लेते हैं। V इज इक्वल टू विच इज द पीक वोल्टेज 300। हमें कैसे पता, उसने दिया है हमें क्लियरली कि ये पीक वोल्टेज है 300 साइन Omega 50. omega. Now what is omega? This is f, this is not omega. So omega क्या होगा, 2 पाई f, यानी कि 2 पाई f 50. 50 which is 100 पाई। ठीक है, आप इसे 100 पाई भी लिख सकते हैं, 314 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर ठीक है। तो साइन 100 पाई टी। ठीक है, या तो यही लिख दीजिए या फिर आप इसको पूरा सॉल्व करके भी लिखेंगे तो वो भी करेक्ट है। ओके, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आई वुड प्रिफर दिस, क्योंकि पाई इज इरेशनल, क्यों सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको आफ्टर दिस क्लास। In a house which is supplied with AC voltage, its peak voltage is 300 and frequency is 50 hertz, जो अभी अभी हमने किया। The effective resistance of an appliance is 100 ohm। ठीक है, उससे एक अप्लायंस कनेक्टेड है जिसका की टोटल रेजिस्टेंस जो है 100 ओम है। फाइंड द पीक एंड आरएमएस करंट इन द अप्लायंस, हाउ मच हीट विल द अप्लायंस जनरेट इन 1 hour। ठीक है, तेरी है से रुक जा। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पीक एंड आरएमएस करंट। ठीक है, तो करंट क्या होता है, करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वोल्टेज क्या है, Vm। ओके, Vm लिख लेते हैं 300 साइन 100 पाई टी बाय 100 ओम, राइट। सो 3 साइन 100 पाई टी क्या, एम्पियर। ये हमारा करंट है। अब पूछा है सबसे पहले पीक क्या है, इसका पीक क्या है, जो यहां पे है वैल्यू, ये पीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आई मैम एम इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ओके, सेकेंड पार्ट का आंसर आरएमएस करंट। तो आई आरएमएस, आरएमएस का क्या फॉर्मूला होता है, पीक बाय √2। आरएमएस का फॉर्मूला इज पीक बाय √2 which is 3 by √2, ओके, एम्पियर। ओके, आप चाहे तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ what is the third part, how much heat will be generated in 1 hour। ठीक है, तो पावर क्या है इसकी, या हीट जनरेटेड क्या होती है, I स्क्वायर R। ओके, लेकिन जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो I कौन सा यूज होता है, RMS, पीक नहीं यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं RMS। सो पावर इज इक्वल टू आई RMS का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, और आई RMS क्या है, ये है। ओके, 3 by √2 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस विच इज 100। ओके, विच इज 9 by 2 into 100, सर 450। 450 वॉट। बट ये क्या है, 450 वॉट इज पावर। क्वेश्चन क्या था, हीट। हीट क्या होती है, एनर्जी। हीट इज एनर्जी।
तो हमें पावर से एनर्जी निकालनी है, सो हीट एनर्जी, ओके, आप हीट भी लिख सकते हो, मैं केवल उसको क्लैरिफाई करने के लिए हीट एनर्जी लिख रहा हूं, इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एंड टाइम इज 1 hour, in 1 hour. So 450 watt into 1 hour, but R को कैसे लिखेंगे सेकेंड्स में, 3600 सेकेंड्स, और ये वॉट्स है, तो आंसर हमारा जूल्स में आएगा। ओके, दिस विल बी 3 zeros and 160, एक और zero. Okay, so we can say 1620 किलो जूल्स, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चंस होते हैं, एसी में बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, बस आंसर पूरा निकालने में गलती कर देते हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी में गलती करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, दूसरी गलती क्या है कि पूछा गया है एनर्जी निकाल दी पावर, या पावर से एनर्जी, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आरएमएस की जगह पीक ले लिया, पीक की जगह आरएमएस ले लिया, ये इस तरह की गलतियां होती हैं। बस अगर ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिस चैप्टर बिकम्स वेरी इजी। ओके, अदरवाइज ये आसान चैप्टर है। Does the current lead or lag the voltage in case of pure resistive circuit? ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको आना चाहिए कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, या तीसरी चीज क्या होती है, इन फेज है। ठीक है, लीड, लैग, इन फेज इन द प्योर रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट इज इन फेज, okay, it neither leads it nor does it lag, okay, ना लीड करता है ना लैग करता है, क्या होता है, इन फेज होता है, यानी जो एंगल वोल्टेज का है वही एंगल करंट का है, या फिर जो डायरेक्शन वोल्टेज की है वही डायरेक्शन उस समय करंट की होगी एट ऑल टाइम्स, अगर हम डायरेक्शन में सोचें तो। ओके, ऑल्सो स्टेट इट्स एंगल विद द वोल्टेज फेजर। ठीक है, हमने क्या कहा, फेजर में क्या एंगल होगा, 0, क्योंकि वो इन फेज है, तो इसका मतलब जो उनके बीच में फेज डिफरेंस है 0 है, यानी एंगल इन फेजर्स इज 0। तो जो फेजर डायग्राम हम बनाते हैं, आप उसमें देखेंगे, मान लीजिए ये वोल्टेज थी हमारी, तो करंट भी अलोंग द सेम ही लाइन होगा, छोटा बड़ा हो सकता है, but along the same line. Okay, does the current lead or lag the voltage in case of pure inductive circuit? Also states its angle with voltage phasor. ठीक है, इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, जिसमें केवल एक इंडक्टर होता है। ठीक है, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इसमें केवल और केवल एक इंडक्टेंस है, कोई कैपेसिटेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो क्वेश्चन है कि क्या इसमें करंट लीड करता है या लैग करता है। एनीबडी रिमेंबर्स? बेटा सबकी वीडियो ऑफ हो गए हैं ऑलमोस्ट, ओनली अभय एंड मनीष हैव इट ऑन। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस and answer this question. Anybody remembers whether the current leads or lags the voltage in case of pure inductive circuits?
ठीक है, तो इस केस में लैग करता है करंट। ओके, आपको अगर याद रखना है तो ऐसे याद रख लीजिए, एल है यहाँ पे लेफ्ट बिहाइंड। ओके, एल से लेफ्ट बिहाइंड। ओके, इट इज लेफ्ट बिहाइंड इन एल, करंट इज लेफ्ट बिहाइंड इन एल। और इसको फेजर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये याद रखना जरूरी है हमको, क्योंकि फेजर रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाए, या तो अगर मान लीजिए ये हमारी वोल्टेज है, तो जो करंट होता है वो इससे 90 डिग्री पे होता है, और किधर होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है? हमेशा नेगेटिव, है ना। हम ऐसे जाते हैं, एंगल कैसे मेजर करते हैं? अगर कभी भी करते हैं ऐसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं एंगल। तो ये करंट है, करंट किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज जाएंगे। तो पहले करंट इधर को है और वोल्टेज आगे जा रही है, करंट पीछे है। और ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। लेकिन कब होता है? जब ये प्योर इंडक्टिव है। अगर इसमें रेजिस्टेंस होगी, कैपेसिटेंस होगी, तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो प्योर इंडक्टिव में करंट लैग्स बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, अंडरस्टूड? Does the current lead or lag the voltage in case of pure capacitive circuit? ठीक है, तो जैसे हमने अभी प्योर रेजिस्टिव देखा, प्योर इंडक्टिव देखा, अब प्योर कैपेसिटिव। ओके, प्योर कैपेसिटिव में केवल एक कैपेसिटर होता है, ना इंडक्टेंस होती है ना रेजिस्टेंस होती है, ये ऐसे है सर, राइट। तो इसमें लीड करेगा करंट या लैग करेगा? ओके, तो इसमें ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट है, लीड करेगा। तो आप याद रखिए, कैरीज फॉरवर्ड। ओके, इट कैरीज फॉरवर्ड। सी से कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना। एल से लेफ्ट बिहाइंड। तो करंट इसमें लीड करता है, आगे होता है। और आगे होता है तो फिर हम फेजर में बना के देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज था, कोई भी डायरेक्शन में ले लीजिए वोल्टेज, तो क्लॉकवाइज जाएंगे यहां से 90 डिग्री पे। तो ये हमारा करंट हो गया, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, so the angle is still 90 degree but positive, so it leads by 90 degree. The current leads by 90 degree in pure capacitive. Pure is important है, अगर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कुछ होगी तो ये एंगल बदल जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स। ये आपको बिना डाउट के क्लियर होने चाहिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए अभी। एनी डाउट्स सो फार? एसी डीसी में क्या फर्क होता है, और कब करंट आगे होता है, कब इन फेज होता है, कब पीछे होता है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन, एंड यू हैव टू टेल मी कि इस क्वेश्चन में देखकर करंट इज लीडिंग और लैगिंग। देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है ये करंट है, सॉलिड लाइन जो ब्लू कलर में है ये वोल्टेज है। तो करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? बताइए, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस।
अभय, भास्कर, गजब, सोनाली, सौरभ, अपने वीडियो ऑन करिए। बताइए बेटा, ये लीड कर रहा है या लैग कर रहा है करंट इसमें? ये तो क्लियर है कि इन फेज तो दिख ही नहीं रहा है ना? वो तो डाउट नहीं होना चाहिए कि इन फेज है क्या, इन फेज तो है ही नहीं। तो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? सर लैग। वेरी गुड। ओके, द करंट इज लैगिंग। हम कैसे समझते हैं इस चीज को? कि देखिए, कोई भी एक फेज ले लीजिए, सबसे आसान फेज लेने के लिए होता है ये टॉप पॉइंट ले लीजिए दोनों का। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। टॉप पॉइंट को, टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। ठीक है, तो दोनों के क्रेस्ट ले लीजिए। ठीक है, कभी भी मीन पोजीशन मत लेना, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, या तो क्रेस्ट लेंगे या ट्रॉफ लेंगे। बेस्ट है क्रेस्ट लीजिए, एक ही आदत रखिए। अब इसका क्रेस्ट किसी एक समय पे आ जाता है और करंट का वही क्रेस्ट कुछ समय बाद आ रहा है। ठीक है, करंट का वही क्रेस्ट कुछ समय बाद आ रहा है, जब कुछ समय बीत गया तब आया वो। इसका मतलब वो पीछे है, क्योंकि वो कुछ समय बाद आया। हमें ये गलती नहीं करनी है कि ये आगे दिख रहा है हमें कर्व तो ये लीडिंग हो गया, ऐसे नहीं होता है। हमको ये देखना है कि मान लीजिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये आया, तो ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आ रहा है। जो बाद के समय में आएगा वो लेट है, वो लैग कर रहा है, लेट है। ठीक है, तो जो करंट है वो लैगिंग है इस वाले में। अब इसका हम एक फेजर बना के देखते हैं। ठीक है, तो फेजर बना के देखते हैं, फेजर कैसे बनेगा इसका। देखिए, ये जो है इसके थोड़ा आगे है, और ओके, थोड़ा सा इससे आगे है। तो इसका मतलब क्या है? ये 90 डिग्री से भी थोड़ा सा ज्यादा लैग कर रहा है। अगर ये बिल्कुल इसके ऊपर होता तो इसका मतलब 90 डिग्री होता यहां से यहां तक, राइट? ये डिस्टेंस तो π/2 है, राइट? लेकिन ये इससे भी थोड़ा सा आगे दिख रहा है इस डायग्राम में। तो फेजर बना के देखते हैं कैसा बनेगा। ठीक है ना? वोल्टेज तो आप कहीं पे भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमारी हो गई वोल्टेज। अब करंट जो है लैगिंग है, यानी कि किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज में। और थोड़ा सा ये 90 डिग्री है मान लीजिए, तो 90 डिग्री से थोड़ा सा इधर बना दे। ठीक है, और करंट का एम्पलीट्यूड कम है तो थोड़ा सा छोटा बनाता हूं इसको। इतना काफी है, ये हमारा करंट रफली। ठीक है, तो वेव डायग्राम ऐसे है और फेजर ऐसे बनेगा। अंडरस्टूड? Let us assume that in an ideal world, we have a circuit which has no resistance but has inductance L. A voltage Vm sin omega t is applied across the circuit. In absence of resistance, will the current shoot up to infinity? हमने एक सर्किट लिया जिसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है। For instance, it's made of a superconductor. ओके, बट कॉयल है सुपरकंडक्टर का, तो एक एल है इसमें। तो क्या इसमें करंट इनफाइनाइट हो जाएगा? हम ये पढ़ते आए हैं ना कि रेजिस्टेंस इज द वन दैट स्टॉप्स द करंट फ्रॉम फ्लोइंग। अब हम ये कह रहे हैं एक आइडियल वर्ल्ड है जहां पे रेजिस्टेंस हैज बिकम इक्वल टू 0। सो क्या इस सर्किट में करंट इनफाइनाइट हो जाएगा?
ना तो सोर्स में रेजिस्टेंस है ना वायर में है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं है। द आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज इंडक्टर will oppose alternating करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट को इंडक्टर अपोज करेगा। लेकिन अगर ये इनपुट डीसी होता तो इंडक्टर डीसी को अपोज नहीं करता है, तब इनफाइनाइट करंट हो जाता, सर्किट जल जाता। ठीक है, बट इंडक्टर अपोज करेगा क्योंकि एसी है। ओके, सो इंडक्टर अपोजेस एसी करंट, ये याद हमको रखना है। ओके, और जिस चीज से इंडक्टर अपोज करता है, जैसे रेजिस्टेंस होती है, इंडक्टर की क्या होती है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। ठीक है, इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस नहीं होती, क्या होती है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, जिसको हम XL से शो करते हैं। और ये किसको अपोज करती है? ऑल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, एक सोर्स है, ठीक है, और एक इंडक्टेंस है। ठीक है ना? तो ये जो सोर्स है, ये मान लीजिए V है, जो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, V है, ऑब्वियसली वो Vm sin ओमेगा t होगी। ओके, और एक इंडक्टेंस है। तो इस पे कर्शॉफ्स लॉ लगाइए। क्या इक्वेशन बनेगी? कौन सा लूप लॉ लगाकर? ठीक है, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है एट अ गिवन टाइम? V। इसके अक्रॉस तो V है, इसके अक्रॉस क्या है? इधर आएंगे तो somebody remembers? दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। अगर सेल्फ इंडक्टेंस है तो वोल्टेज क्या होती है? L di/dt। और ये इसके ऑपोजिट है, राइट? सो ये अगर एक समय पे पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे उस समय पॉजिटिव होगी, ये इसको अपोज करेगी। ठीक है, तो हमारा कर्चॉफ्स लॉ क्या बनेगा? V माइनस L di/dt is equal to 0। V minus L di/dt is equal to 0। ये हमारा कर्चॉफ्स लॉ बनेगा। Obviously then we can continue to solve it because we can write it as sin omega t minus L, okay, Im